आप सभी यंग पार्लियामेंटेरियंस को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जो बधाई का जो शब्द है वो इसलिए कि इतनी कम उम्र में शायद आप में से बहुत कम ऐसे होंगे जो अभी चुनाव लड़ने की योग्यता रखते होंगे, 25 साल के नहीं हुए होंगे, और उससे पहले आप ये संसदीय कार्यों का जो पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स हैं और जो डिबेट्स हैं, जो डिस्कशंस हैं, उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इस देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही पॉजिटिव सीन है कि आवर यंग जनरेशन is ready to face the forthcoming challenges for our democracy। अब मैं आपको जो अभी गुजरात के ऊपर जो एक अच्छा टॉपिक जो आयोजकों ने जो निकाला कि साहब इतनी बड़ी इकोनॉमी है लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा क्यों है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी। मैं जो स्टैटिस्टिकल जो डाटाज हैं इनको थोड़ा एक बार रख देता हूँ, आप भी अपने दिमाग से थोड़ा निकाल दें इनको। क्या होता है कि डाटा कलेक्शन जब दिमाग में रहता है तो बड़ा बोझ रहता है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। वी आर वेल इन्फॉर्म्ड बट लीस्ट नॉलेज। सो जो इंफॉर्मेशन है ये कभी कभी एक झगड़ा भी क्रिएट करती है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, तो जब नॉलेज आएगा तब आप इस इंफॉर्मेशन का सही उपयोग कर सकेंगे। एज गुड एज जैसे सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन उसका इनपुट क्या होगा, उसको किस काम के लिए उपयोग में लिया जाएगा, उस टेक्निक को उसको कहाँ उपयोग में लिया जाएगा, तब वो सोसाइटी के लिए, देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है। तो आप सभी वेल इन्फॉर्म्ड पीपुल से मेरा ये कहना है कि थोड़ी देर इस इंफॉर्मेशन को आप रोक दीजिए। सो अब हम लेट अस ट्रेवल फॉर द नॉलेज कि व्हाट इज नॉलेज। नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। ज्ञान ये नहीं है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको व्हाट्सएप के जरिए, गूगल के जरिए या बहुत सारी चीज़ों के जरिए मिले। अगर यही सब कुछ होता तो भगवान बुद्ध, महावीर, हेनसांग, फाहियान, ये सारे किसी पुस्तकालय में बैठ कर के ज्ञान को प्राप्त कर लेते। लेकिन जो नॉलेज है वो लाइब्रेरीज में नहीं है, उसको पाना पड़ता है, उसको खोजना पड़ता है। और जब लास्ट में जब आपको पता चलता है तो आप में न्यूटन वाली गति होती है कि ये सेब तो रोजाना ही ऊपर से नीचे गिर रहा था, लेकिन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बाहर निकलने के लिए किस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। तो जैसे गुजरात का आपने कहा, तो मैं गुजरात में जो मैंने ट्रेवलिंग्स की और गुजरात के लोगों से जो मेरा इंटरेक्शन हुआ और जो सारी चीज़ें हुई, आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है वहाँ पर जिसके चलते उनके डीएनए में ट्रेड घुसा हुआ है। बहुत लंबे समय से वो ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इसको कहें कि साहब वो कोस्टल एरिया में उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन तो कमोवेश महाराष्ट्र की भी है, कर्नाटक की भी है, केरला की भी है, तमिलनाडु की भी है, आंध्रा की भी है। वहाँ ऐसा क्यों नहीं? फर्स्ट। सेकंड, ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है जो बिहार में नहीं होता या झारखंड में नहीं होता या छत्तीसगढ़ में नहीं होता? वहाँ ऐसा क्यों है? और पूरा आप जैसे सौराष्ट्र का इलाका देखेंगे तो ड्राई एरिया है, एज गुड एज वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। इन सब चैलेंजेस के बावजूद अगर गुजरात आगे बढ़ता है तो जो काम आप करने के लिए आए ना, जो हर चीज का एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो डेमोक्रेटिक सेटअप है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रेड में आप जितने चाहें रूल्स रेगुलेशन बना लें, लेकिन अगर वो जो ट्रेड के जो एथिक्स हैं वो अगर आप अपनी सोसाइटी में, अपने स्टेक होल्डर्स में अगर आप नहीं डालेंगे तो एक दिन
वो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। तो गुजरातियों के आप एथिक्स देखिए कि कोई सा भी ऐसा एथिक्स जो व्यापार को रोकता हो, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, आप देखिए गुजरात का बेहतरीन है। सेकंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी, जितने कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इस देश में चले हैं, सक्सेस रेशो सबसे ज़्यादा गुजरात में है। आप अमूल से लगा करके, डेयरी से लगा करके, एग्रो इंडस्ट्रीज में इसका देख सकते हैं। तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वहाँ का, वो बहुत ज़बरदस्त है। चलिए गुजरात को छोड़ दीजिए, आधा अफ्रीका गुजरातियों के पास है। केन्या, तंजानिया, सारी जगह आप देखेंगे, इवन ऑस्ट्रेलिया में आप चले जाएं या इंग्लैंड में आप चले जाएं, तो प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा वर्ग गुजरातियों का है। आज टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनमें गुजराती हैं। तो ये जो हम चीज़ कह रहे हैं ना, जो नॉलेज से नहीं होकर के जो ज्ञान से आती है, वो ये आती है कि उनमें बिजनेस एथिक्स हैं। आज गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसमें गुजरातीवाद दिखता नहीं है। वहाँ सूरत आप शहर में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो लेबर है वो नॉर्थ इंडिया के हैं, चाहे वो डायमंड इंडस्ट्री हो, चाहे कॉटन इंडस्ट्री हो, चाहे पेट्रो इंडस्ट्री हो। जितने गुजराती नहीं, उससे ज़्यादा बाहर के लोग हैं, लेकिन गुजरातियों ने कभी बाहर के लोगों को हूट नहीं किया, उनका वेलकम किया और उनके कैलेबर को गुजरात के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया। दिस इज द ट्रेड स्किल ऑफ गुजरातीज। बाकी आप किसी भी स्टेट में जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमारा हिस्सा ये खा गए, हमारा हिस्सा ये खा गए। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, जब हम हमारे हिस्से को दूसरे के हिस्से से कंपेयर करने लग जाते हैं, और उसको भी उस सेंस में, एक हम कंपटीशन के लिए करें उसको कि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया, हम इससे ज़्यादा करें, उसके अलावा कि वो हमारा हक खा गए, ये कर गए। ये ऐसी कंडीशंस हैं जो दूसरे स्टेट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं, गुजरात में कम पाई जाती हैं। और बाकी का जो दूसरी चीज़ का जवाब मैं यहाँ दूंगा नहीं, बाकी का चार्टेड अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट हैं या वो बता देंगे कि टैक्स को किस तरह से वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का टॉपिक हो गया, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। हम शुरुआत करते हैं हमारे खुद के डेमोक्रेट होने का। पार्लियामेंट जो शब्द है उसके बारे में भी मैं नहीं बताऊंगा, आप गूगल में आप उसको सर्च करके देखना कि व्हाट इज़ एक्चुअली मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन आप लोग वो नहीं हो, आप लोग बहुत पढ़े लिखे, बिल्कुल जोश वाले नए हमारे नौजवान हो। तो आप जब अच्छे पार्लियामेंटेरियन बनेंगे, जिस नैरेटिव को आप सेट करेंगे, जिस गोल के लिए आप आगे बढ़ेंगे, पहले आप सोचेंगे आपके वो है कि नहीं है। तो हमारे यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक विचारधारा को लेकर आगे चलती हैं, और फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ उसी पे संघर्ष करते हैं कि एक लाइन खींच दी गई है कि भाई इस लाइन के उधर नहीं जाएंगे, इस लाइन के इधर नहीं आएंगे। ये डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आप वैशाली गणराज्य की बात करते हैं, बिहार वाले की, और वहाँ का डेमोक्रेटिक सेटअप अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि न कोई दल था, न कोई विचारधारा थी, न कोई पार्टी थी। अपने देश, अपने राज्य, अपने गांव की उन्नति के लिए लोगों का समूह मिलकर ऐसे प्रयास करता था जिसमें हर आदमी की भागीदारी तय हो। सबसे जो बड़ा जो पार्ट डेमोक्रेसी का है आज मिसिंग है, वो भागीदारी वाला है। हम देखते हैं कि गिने चुने लोग और गिने चुने समूह ही पूरे इस लोकतंत्र की रीति नीति तय करते हैं। कॉमन मैन का जो पार्टिसिपेशन है वो वोट देने से या मीडिया के सामने सरकार की तारीफ या आलोचना करने से ज़्यादा कुछ नहीं है। जब तक वो हमारा अंतिम कोने पे खड़ा हुआ आदमी अपनी भागीदारी तय नहीं करेगा, अपना वोट नहीं डालेगा, अपने इश्यूज़ पे बात नहीं करेगा, तब तक लोकतंत्र का जो हासिल है या जो अर्थ है वो थोड़ा अधूरा है, पूरा नहीं है। अब आप पूछेंगे कैसे?
आप देखिए, सरकारें जो बनती है वो सारी इस देश में निर्वाचित सरकारें हैं, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। संविधान में सेंट्रल सब्जेक्ट और स्टेट सब्जेक्ट्स अच्छी तरह से परिभाषित हैं। उनमें कोई दिक्कत आती है तो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, न्यायपालिका है, सारी चीज़ें सब दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहें या सबसे अच्छी जो चीज़ कहें वो हमारे पास हैं। हमारे जो डेमोक्रेसी के जो सारे पिलर हैं, बहुत अच्छा नहीं तो अच्छा काम सारे ही कर रहे हैं, लेकिन जो मिसिंग चीज़ है वो है पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। ना वो कानून बनाने में शामिल है, ना वो कानून के एग्जीक्यूशन में शामिल है, और ना कानून के दायरे में पहुंचना उनके लिए संभव है। अब इस आवाज को उठाने के लिए, चूंकि इतना बड़ा देश है, तो यहां पर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप किया गया कि उस कॉमन मैन की आवाज आप जैसे जो पार्लियामेंटेरियन बनेंगे, जो जनप्रतिनिधि बनेंगे, उनके माध्यम से उठाई जाएगी। तो आप एक एक में कम से कम आप 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे मिनिमम। अगर आप वार्ड मेंबर का भी चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, आप कोई लोकल बॉडीज़ का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो जो इलेक्ट्रोल होगा वो मिनिमम जो होगा वो 3-4 हज़ार से कम का कहीं नहीं होगा। इवन सरपंच भी बनेंगे तो ग्राम पंचायत के। अब इन लोगों की आप आवाज़ कैसे उठाएंगे, ये मेरा आज का फेवरेट टॉपिक है। और जब आप जैसे लोग सामने बैठे रहते हैं तो बड़ा रेलिवेंट हो जाता है कि इस चीज़ को आपके दिमाग में डालना। अब हम गांव से शुरू करते हैं। ग्राम सभा की बैठक होती है, मैंडेटरी प्रोविजन है पंचायती राज एक्ट में कि साल में कम से कम 6 बार ग्राम सभा होगी, जिसका कोरम होगा 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज। अब उस ग्राम सभा में क्या प्रस्ताव आते हैं? ये प्रस्ताव वो होते हैं जो सरपंच या मुखिया तय करता है। उसकी अपनी प्रायोरिटी है, वो भी तय नहीं करता। उससे जो ठेकेदार हैं, जो लाभान्वित ग्रुप हैं, वो तय करवाते हैं कि यहाँ सीसी रोड बना दें या इंटरलॉकिंग बना दें, आवश्यकता ही नहीं है, या यहाँ पर एक रंगमंच बना दें, ऑडिटोरियम बना दें, थिएटर बना दें, एयरपोर्ट बना दें, कुछ भी ऐसी चीज़ें। जबकि गांव में सफाई पर्याप्त नहीं है। सफाई के लिए हमारे पास में इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास में सफाई कर्मी नहीं है। इन पे कभी नहीं सोचा जा रहा। गांव में लाइट है या नहीं रात को, नहीं सोचा जा रहा है। कहीं पर ग्रे वाटर इकट्ठा हो रहा है, उसका डिस्पोजल कैसे हो, नहीं सोचा जा रहा है। तो इन सारे कामों का क्या होगा कि स्कूल में एक आप स्मार्ट कक्ष बना देंगे और वहाँ पे टॉयलेट नहीं है। क्योंकि स्मार्ट कक्ष इसलिए बन रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरर्स, पॉलिसी मेकर्स को प्रभावित करते हैं इन सारों के प्रोक्योरमेंट के लिए। कि साहब एक गांव है जहां लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, वहां स्मार्ट रूम बना दिया जाए, कंप्यूटर्स की खरीद करवा दी जाए, कंप्यूटर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। आप जितने भी पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस हैं, आप में से कोई अगर सुधी आदमी वहाँ जाके देखेगा तो आप देखेंगे कि 4 कमरों वाले पॉलिटेक्निकल कॉलेज में 2 में बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट आए हुए हैं वो ऐसे के ऐसे लकड़ी की पेटियों में बंद होके पड़े हैं पिछले 10 साल से। फैकल्टी नहीं है, कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं। एक बाबू है, एक प्रिंसिपल है जो एनरोलमेंट करते हैं और बच्चों को जो स्कॉलरशिप्स मिलती है उसकी अटेंडेंस देते हैं, और फाइनली वो लड़का ITI या पॉलिटेक्निक की डिग्री लेकर के किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में जाता है। अब वो देश के लिए लाइबिलिटी है या असेट है, ये चीज़ हमें सोचने की है। क्योंकि हम जो मानक तैयार कर रहे हैं, जो चीज़ें मीडिया में छाई जा रही है, स्मार्ट कक्षा नहीं है, सफाई के नए इक्विपमेंट्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स में एक्सरे मशीन नहीं है, दिस इज इशू। रेडियोलॉजिस्ट है कि नहीं, ये इशू नहीं है। आप सारे हॉस्पिटल्स में जाके देखिए,
सारे स्कूल्स में जाके देखिए कि इतनी सारी किताबें बड़े बड़े बोरों में बंद होकर पड़ी है, धूल चाट रही है, उनको खोली भी नहीं गई। सेंट्रली प्रिक्योर हुई, किसी एक को ऑर्डर मिला 50 करोड़ का, उसने वो सारी सप्लाई कर दी, नीचे स्कूलों में जाके पड़ी रह गई। क्या कर रहे हैं हमारे नीचे वाले जनप्रतिनिधि? सरपंच क्या कर रहा है, वार्ड पंच क्या कर रहा है, हमारे जो पंचायत समिति सदस्य क्या कर रहे हैं? उनके विजिट्स का इकलौता मतलब है सरकारी अधिकारियों पर अपना रौब जमाना कि आप 10 बजे आपको आना था, आप 10:15 कैसे आए, आपकी 3 हाजिरी कम क्यों है? अरे भाई, जो गांव के असेट हैं, स्कूल को तो देख टॉयलेट है कि नहीं है। ये जो किताबें पड़ी हुई है, ये बच्चों में बटी कि नहीं बटी? ये मिड डे मील जो बन रहा है, बच्चों को मिल रहा है, इसको रखने की व्यवस्था ठीक है या नहीं है? सफाई ठीक नहीं है? नहीं देख रहे हैं क्योंकि इनसे मीडिया कवरेज नहीं मिलता है। अखबार की खबरों में जब ये आता है कि साहब माननीय विधायक ने कलेक्टर को लताड़ पिलाई, तो हम सब बहुत राजी होते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत हो रहा है। सॉरी, ये सिस्टम कमजोर हो रहा है। ऐसी खबरों पे हमें कॉग्निजेंस लेके 2 चीज़ों की तलाश करनी चाहिए कि वेदर द पर्सन हु इज अपॉइंटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट इज कैपेबल और नॉट। अगर नहीं है तो फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है आवर पब्लिक सर्विस कमीशंस पर कि हमारा जो चयन प्रक्रिया है वो सही है या नहीं है। क्योंकि सारा दोष जो आप देख रहे हैं आज की तारीख में 2 ही लोगों पे आ रहा है, या तो नेता या अधिकारी। क्या बाकी सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं? क्या व्यापारी सारे अच्छा काम कर रहे हैं? क्या इंजीनियर सारा अच्छा काम कर रहे हैं? क्या एडवोकेट सारा अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं। सोसाइटी का बड़ा हिस्सा क्रिटिसिज्म से बचा हुआ है। 2 हिस्सों के ऊपर हमने सारी जिम्मेदारी डाल दी और दोनों ही टेम्परेरी हैं। ब्यूरोक्रेट भी टेम्परेरी है और पॉलिटिशियन भी टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर तो हमारा इतना फोकस है, और जो परमानेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो लीस्ट नोटिस्ड हैं। इस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है। तो आप जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, जो परमानेंट जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों की न्याय दिलाना जिम्मेदारी है, वो सारे वकील अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जिन लोगों को इस देश के हेल्थ की जिम्मेदारी है, वो सारा अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक और जो बर्निंग इशू है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि 10th के बाद के बच्चों में पढ़ाई को लेके स्ट्रेस है। कभी इस पे कोई डिबेट हुई? क्या कभी इस पर कोई पॉलिसी बनी कि 10वीं क्लास के बाद का बच्चा, उसके पेरेंट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सारा माफिया मिलकर उसको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने पर जबरन आमदा है कि साहब ये डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना चाहिए? कभी डिबेट हुई इस पे? वाई? स्कूल्स ने कंप्रोमाइजेज कर लिए हैं कि साहब जो बच्चा 11th में साइंस थीम में जा रहा है वो स्कूल नहीं जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएगा। वाई? वाई? हम में से कभी किसी ने इस पे नोटिस किया? क्यों जाएगा? जब कॉमर्स वाला बच्चा स्कूल जा रहा है, जब ह्यूमैनिटी वाला स्कूल जा रहा है, क्या साइंस सिर्फ इसीलिए पढ़ाई जा रही है? क्या वो बच्चा सिविल सर्वेंट नहीं बनेगा? क्या वो बच्चा दूसरी जॉब्स में नहीं जाएगा? क्या वो लेकिन नहीं। तो क्या होना चाहिए? कोई सजेशन सोसाइटी से नहीं आ रहे हैं। सोसाइटी में लीडरशिप खत्म हो रही है ऐसे कामों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, आई एम कंफर्टेबल। सो वी हैव टू थिंक ऑन दिस issue
the issue of our young generation. अभी कुछ दिन पहले we noticed कोटा के अंदर काफ़ी सारे बच्चे सुसाइड कर रहे थे. So we invite the coaching institutes, local administration and other stakeholders. लेकिन कंक्लूड कुछ नहीं हुआ. कंक्लूजन में अगेन वही वेस्टर्न प्रैक्टिसेस मीन्स how we can increase our happiness index of the boys who are trying for engineering and medical classes at Kota. How it possible? Is it possible कि when a boy who start his day 6 o'clock in morning to 11 o'clock or 12 o'clock at school, then coaching institutes, then test, then periodically test, then all. So, is it possible? No. How it is possible? कि आप ऐसा कीजिए कि जो डॉक्टर बनने जा रहा है, जो इंजीनियर बनने जा रहा है, देयर इज नो एज लिमिट. Means if he will not succeed in his first attempt, then he will try for second attempt, third attempt, fourth attempt. There is no limit of attempts. तो हम ये पहले ही चांस में क्यों कर रहे हैं? तो होना क्या चाहिए? In my opinion, कि those who opt for science stream, उन बच्चों के लिए एक स्पेयर साल होना चाहिए. इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन टुवर्ड्स इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, देयर शुड बी ए प्रोविजन आफ्टर मैट्रिकुलेशन कि वंस ए बॉय क्लियर्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जाम एंड इफ ही वांट टू ऑप्ट साइंस स्ट्रीम, देन ही हैज टू appear in this 1 year course, and this course होगा बच्चों के हैप्पीनेस इंडेक्स का. ओरिएंटेशन, 1000 of students, lakhs of students एक अच्छी मंजिल की ओर जाएंगे. 1 साल का समय जो उन्हें मिलेगा, जो कूलिंग टाइम मिलेगा, इसमें हर कोई सोच लेगा कि वेदर ही डिजर्व फॉर दिस स्ट्रीम और नॉट. तो कम से कम 30%, 40%, 50% जो अननेसेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वेल्थ को बढ़ाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनके लिए एक ये चीज हो सकती है. आप लोग एग्री हैं? यू आर एग्री विथ मी? सो दिस इज, ये एक ऐसा टॉपिक था जो हमारे सबसे जुड़ा हुआ है. आपका छोटा भाई होगा, आपकी छोटी बहन होगी, आपका कोई होगा पजल्ड है. मेरा बेटा अभी 11th में है. सो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. उसके अभी नंबर ठीक नहीं आए फर्स्ट में, क्योंकि जो 10th का जो CBSE का जो सिलेबस है, NCERT वाला या जो CBSE वाला, इट हैज़ नॉर्मल साइंस. तो बच्चा जो एक बार नॉर्मल साइंस पढ़ रहा है, वो अचानक व्हेन ही ऑप्ट फॉर बायो और मैथ्स इन 11th, अचानक उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, अच्छा नहीं कर पाता है वो. तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, तो उसके जो टीचर हैं फिजिक्स के, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो सवाल था, द क्वेश्चन इज वेरी रेलिवेंट
फॉर मी, पर्सन लाइक मी, कि व्हाट वुड यू लाइक विथ योर वार्ड, वेदर ही विल ट्राई फॉर IIT और मेडिकल। मैंने कहा सर नहीं, मैं इसको उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं जैसे एक दूसरा बच्चा ह्यूमैनिटी में पढ़ रहा है। ये साइंस इसका चॉइस है, इसका इंटरेस्ट है, दैट्स वाई ही इज स्टडिंग इन योर क्लास। इसके परसेंटेज आते हैं नहीं आते हैं, आई एम लीस्ट बोदर अबाउट दिस, बट ही विल ट्राई। उसके समझ में नहीं आई, उसके समझ में ही नहीं आई। आप ये देखिए, मतलब दिस इज ए मॉकरी ऑफ द सिस्टम कि मेरा बच्चा साइंस इसलिए पढ़ रहा है कि उसका इंटरेस्ट है, कोई मानने को तैयार नहीं। नहीं नहीं, नो। अब कैसे समझाएं सोसाइटी को? अगर आपका बच्चा नहीं लेना चाहता है मत दीजिए, लेना चाहता है वेट कीजिए। आप देखेंगे कि बड़ी सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह, इनमें बहुत कम ऐसे टैलेंटेड जीनियस होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, सेकंड होता है, थर्ड होता है, तब वो निकलते हैं। बट इट डजेंट मीन, अगर ये सिस्टम अबुल कलाम जो डॉक्टर हमारे जो प्रेसिडेंट रहे हैं स्पेस, और जो अबुल कलाम साहब के लिए कहूँगा मैं, अगर ये सिस्टम उस समय होता तो वो तो 11th में ही छोड़ चुके होते, या सोमनाथ जी के टाइम पे होता है या किसी और के टाइम में होता। ये साइंटिस्ट और जो हमारे एमिनेंट इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स हैं, इनमें से कोई सा भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा हुआ है, नंबर 1। किसी के भी पेरेंट्स, नाइदर ऑफ मिस्टर कलाम नॉर सोमनाथ, कि साहब वो कोई बहुत बड़े स्कॉलर या कोई रहे हैं, दे ऑल आर सेल्फ मेड पीपल। दे टुक देयर ऑन टाइम टू ग्रूम देमसेल्फ, नॉट बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, टेक्स्ट पेपर्स, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन नोट्स। सो दिस इज one topic for young parliamentarian, for debate. Debate means not to criticize. Debate means to suggest alternate. You have to suggest कि how a boy can do better without coaching institutes, without online classes, and with his talent. So, one point is this. Second point, medical. चारों तरफ फ्री बीजेस चल रही हैं, बट नंबर ऑफ टेस्ट्स, आप देखेंगे कि मेरे गांव में जब ये फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ once upon a time, then that time it was not available in rural areas. जब से ये फ्री हुआ है, in my village 17 people got a stunt worth 3 to 6 lakh per patient. मैंने उनसे पूछा कि जो हार्ट डिजीज है ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस, कोलेस्ट्रोल, लाइफस्टाइल, उनमें तीनों ही नहीं था, क्योंकि उनकी बॉडी पे फैट उतना ही था जितना दैट कवर्स देयर बोन्स। सो कोलेस्ट्रोल की कोई संभावना नहीं थी, सेकेंडरी स्ट्रेस कोई था ही नहीं, गांव के थे। बाद में पता चला कि जो टेस्ट रिपोर्ट्स आई उसमें पता नहीं वो स्टेंट लगाया होगा या नहीं लगाया होगा। तो every one of us is facing the medical problems, the problems of our health,
because pressure of society, pressure of experts, pressure of newspapers. Yesterday I was wondered when I watching the TV, and in one advertisement a wife, a widow of a person अपने पति को उल्हाना दे रही थी कि तुम मुझे छोड़ के चले गए बिना इंश्योरेंस के, अब मैं क्या करूंगी। दिस इज द नैरेटिव, दिस इज द नैरेटिव विच इज क्रिएटेड बाय whom you know better। तो ये नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा है कि मेरा पति मुझे बिना इंश्योरेंस के छोड़ के चला गया, या एक बाप अपने बेटे को गोद में लेके कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो तेरे को कोचिंग सेंटर में जरूर पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे जमीन बेचनी पड़े। These narrative makes them wealthy। Or the biggest example of that type of practices is newspapers। आज के 10 साल पहले, 12 साल पहले फ्रंट जो एडवर्टीजमेंट होता था, that was of Pepsi, that was of some refrigerator, that was of some television, but nowadays the scenario is totally changed। First paper is dedicated to training coaching institutes, and we are directly affected with this business कि साहब 2.5 lakh per year, 3.5 lakh per year package of civil service, of medical, of engineering and all, but we are ignoring this problem। अब जो इंडिया जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विथ आवर एजुकेशन, गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, गुड हेल्थ, क्वालिटी हेल्थ, जॉब्स, not temporary jobs of 5,000, 10,000 per month। So you people are directly connected with the democratic setup of our country, and हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे इस देश को आगे लेके जाएंगे आने वाले समय में। सो माई क्यूरियोसिटी जो थी कि मैं आपको कौन से टॉपिक दूं, तो फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड हेल्थ। अब जो पुराने जो इश्यूज थे, एक आपने और देखा होगा एक सीन, every time in our parliaments and assemblies a long debate for poverty alleviation, for discrimination, for corruption। ऐसे इश्यूज पर जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता हो, उन पे हमारा डिबेट ज़्यादा है। Debate should be profitable, especially when it happened in parliaments and assemblies। जो डिबेट होती है वो हमारी हार्ड अर्न मनी की कॉस्ट पर होती है। वो चाय की दुकान वाली डिबेट नहीं है कि हम चाय पिए, बकवास की और चले गए। उस डिबेट पे आपको यू नो the per minute expenditure of that debate in parliament। So it should be fruitful, it should be result oriented, it should be suggestive। लेकिन ये नहीं हो रहा है क्योंकि we are just unaware about our duties। Debate means just crying for our rights, just crying for our rights। And our debate is based on
facts, informations, not on realities. जितने भी सर्वे होते हैं रैंडम होते हैं। 136 करोड़ लोगों के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है, 70,000 पीपल, और इस सर्वे के रिजल्ट पे हम हमारी पॉलिसी मेकिंग्स करते हैं। बिकॉज आप जैसे लोग इस पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा या तो बन नहीं रहे हैं या आपको बनने नहीं दिया जा रहा है। नहीं बन रहे हैं तो बनने की कोशिश कीजिए, और बनने नहीं दिया जा रहा है तो आप इसका विरोध कीजिए कि वी आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, और हमारे बिना सिस्टम नहीं चल सकता है। सो आवर स्टेट, आवर नेशन इज ऑफ बापूज नेशन, गांधी जीज नेशन। तो हमें वही रास्ता पकड़ना है जो गांधी का रास्ता है, जो नॉन वायलेंस का और जो सत्याग्रह का रास्ता है। तो आप सभी से माई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू मेक योर सेल्फ ए सत्याग्रही, मीन्स फाइट फॉर ट्रुथ। ए वॉरियर हु फाइट फॉर ट्रुथ इज सत्याग्रही। तो सत्याग्रही बनिए, ट्रेवलिंग कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास उसको आजमाइए कि वेदर इट इज राइट और रॉन्गली कन्विंस टू यू। सो यू हैव चेक योर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, अदरवाइज यू आर ए पर्सन ऑफ डाटा बैंक। So whenever someone require a data, you can provide him, but when society wants the knowledge, when society wants to resolve the problems, you are zero. You will say, I have only data, I have no knowledge. So traveling कीजिए, interaction कीजिए, अपने जो आपका जो माइंड सेट है, प्लीज चेंज दिस। परमानेंट नहीं होना चाहिए। आपको लगे कि अब कोई अच्छी चीज हो रही है, एज गुड एज मैं मेरा इलाज करवाता हूं किसी डॉक्टर के पास, ही सजेस्ट मी सम एलोपैथी फॉर्मूला, सो आई ट्राई फॉर एलोपैथी, बट सुधार नहीं होता है। समबडी सजेस्ट मी यूनानी, देन आई ट्राई फॉर यूनानी, वो भी काम नहीं करता है। somebody suggests me आयुर्वेदिक फॉर्मूला। सो फॉर माई हेल्थ आई एम ट्राइंग टू अडॉप्ट ऑल मेडिकल प्रैक्टिसेस टू मेक मी हेल्दी। इसी तरीके से मेंटली हेल्थ के लिए आपको ज़रूरी है कि एक सेट माइंड सेट से नहीं जिए। जब भी आपको लगे कि चेंजेस आर गुड, देन यू हैव टू वेलकम द चेंजेस एंड अडॉप्ट द चेंजेस। Otherwise, you become, जिसको हम लठ कहते हैं या वुड कहते हैं, पीस ऑफ वुड हो जाएंगे। आप में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और द बिगेस्ट नीड ऑफ आवर डेमोक्रेसी इज फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफ थॉट्स, कि वी शुड अप्रिशिएट अदर्स थॉट, वी शुड ट्राई टू नो अबाउट द पर्सन जो कुछ कह रहा है, उसके रेफरेंस को, रेलिवेंस पे हमको जाना है, न कि उसके शब्दों पे जाना है। टुडेज बिग वार ऑन वर्ड्स, ही सेज दिस, ही सेज दिस, ही सेज दिस, बट इन व्हाट कंटेस्ट। एक उसका सेलेक्टिव जो पीस है वो उठा लिया जाता है और उसको मीडिया में डाल दिया जाता है, और हम सारे जितने भी जो मीडिया वॉरियर्स हैं या जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, वी स्टार्ट टू काउंटर, खटाखट 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 खटाखट। So this is not a good symptom for a healthy parliamentarian. तो आप लोग अच्छे पार्लियामेंटेरियन बने। पहली चीज़ जहाँ से मैंने शुरू की थी, इन्फॉर्मेशंस होना आपके पास ज़रूरी है, लेकिन इन्फॉर्मेशंस कितनी सच्ची है और कितनी रियल है, इसके लिए यू हैव टू ट्रेवल, यू हैव टू इंटरेक्ट एंड गो थ्रू द वेरियस सोर्सेज, नॉट ए सिंगल सोर्सेज। नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्सेज। If a politician depend on a single source of information, he will not rise.
he will collapse one day. Collective information is always better for a parliamentarian. So आशुतोष जी, अब आप बताएं, मतलब 10 मिनट और है, इंटरेक्शन रखें या कंटिन्यू दिस? एज यू विश. आई एम वन ऑफ उसकी खुद की कोई यूनिक आर्ट, ट्रेडिशन, कल्चर नहीं है. When I am traveling at छोटा नागपुर, छोटा नागपुर इज संथाल परगना, छोटा नागपुर झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र के जो ऊपर का हिस्सा है. So I was interacting that time a tribal man, a man of 32-year-old man. वो मुझे समझा रहा था कि धरती किसकी है. My question was very simple to him कि you have any land in your village or you are landless. So his reply was amazing. He replied, I am not landless. And everyone in this planet is landless because earth is our mother and it cannot be purchased. So, how tribal thinks about their land, this is the biggest example. हम कह रहे हैं कि हम उन्हें खातेदारी देंगे, and they are denying this, कि we are not ready to get the खातेदारी of our land, because ये सारी लैंड हमारी है और हम इस लैंड के हैं. तब किसी आदमी ने मुझे एक किस्सा सुनाया कि when Britishers started to land acquisition for railway projects in that area and notice were issued to khatedars and all, that time the tribal people अपने गांव छोड़ के भाग गए. Why? So their reply was again amazing. One of them said that time कि ये धरती मेरी माँ है, मैं इसकी कीमत कैसे ले सकता हूँ. अगर ये लैंड एक्विजिशन आएगा, अब आप ये बताएं कि इस राष्ट्रवाद की पाठशाला में कभी ये जो नेशनलिज्म ऑफ ट्राइबल्स है पढ़ाया गया क्या, कि व्हाट दे थिंक अबाउट देयर लैंड. ऐसा यूनिवर्सल जिसको कहते हैं एक थॉट, ये तो उनमें भी नहीं है जो कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में पढ़े हैं. ये थॉट हमारे एक कॉमन मैन के अंदर है. उसे पता है कि धरती क्या है, उसे पता है कि पेड़ कब काटा जाए, उसे पता है जंगल से क्या चीज़ ली जाए, उसे पता है कि हाउ टू अकोमोडेट विथ मदर नेचर. कोई फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट दुनिया में ऐसा नहीं है जो ट्राइबल्स का नेचर के साथ जो को एग्जिस्टेंस है उसको पढ़ा सके. तो इस देश में, इस देश को पढ़ाने से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, समझाने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. We have all type of informations, we have all type of knowledge. हमारे पास में सब कुछ है. We have organic products, we have our own medical science, we have our own engineering, we have our own all types of industries. जब दुनिया भेड़ बकरियां चराती थी तब भारत का आदमी जीरो को ढूंढता था. That time he was busy in calculation of space. जब दुनिया कच्चा मांस खाती थी, अब हम उस देश को पढ़ाने चले हैं. ये सबसे बड़ी स्टूपिडिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम.
So dear friends, first you get your formal education. It is very necessary. Then you collect informations. Then your information part is over. Please try to discover our nation, our great nations through travelings. ट्रैवलिंग सिर्फ ताजमहल देखना या कुतुब मीनार देखना नहीं है. ट्रैवलिंग अपने सीवी को बढ़ाने का माध्यम नहीं है कि आई ट्रेवल्ड अ लॉट ऑल द स्टेट्स एंड ये ना. ट्रेवल एक समझना है, एक अंडरस्टैंडिंग है. वही जो कभी विवेकानंद निकले थे सारा ज्ञान पाने के बाद, जिसको हम इंटर्न कहते हैं आजकल. ये शब्द उस समय भी था इंटर्न, लेकिन इसका लोकली नॉन एज देशाटन, भ्रमण, कि अब आप जाइए. बुद्ध और जो भी हमारे पहले जितने भी हमारे सेक्ट थे, रिलीजन थे, देयर वाज ए प्रोविज़न फॉर ट्रेवलिंग कि 4 मास चतुर्मास को छोड़ करके जो रेनी सीजन है, यू हैव टू ट्रेवल. आपको रुकना ही नहीं है, आपको घूमना है, देखना है. सो हमारे जितने भी जो यंग पार्लियामेंटेरियन हैं, आपका फॉर्मल एजुकेशन आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट. सेकंड पार्ट आपका इंटर्न चल रहा है. इंटर्न के बाद आप घूमिए, देश को जाइए, देखिए, ताजमहल भी देखिए, टाइगर भी देखिए, गंगा भी देखिए, ट्राइब्स को भी देखिए. गोवा नहीं जाइए, त्रिपुरा भी जाइए. कि ऐसा नहीं कि आपके लिए ट्रेवलिंग मीन्स गोवा, होटल, फैसिलिटीज़. जितने भी जो लोग हैं जो एमएनसीज़ में काम करते हैं, ऐसा लगता है कि व्हेन दे स्टार्ट देयर वर्क मंडे, ऐसा लगता है कि जैसे ये लाइफ प्रिजनर है. और फ्राइडे की शाम को आते आते ऐसा लगता है कि इनके जैसे आज़ाद नहीं है. ऑनलाइन बुकिंग्स होती हैं और ये देखा जाता है कि कौन सी एयरलाइन सस्ती है, कौन सी होटल सस्ती है, कहाँ सस्ती है. टाइप हुआ, फटाफट निकले और वहाँ होटल में रह के 2 दिन अपना स्टेटस अपडेट किया और वापस लौट के आ गए कि साहब गोवा घूम के आ गए. ये गोवा घूमना नहीं है. क्या आप मंडोवी के किनारे टहले? क्या आपने दूध सागर फाल के नीचे जाकर जो उसकी बूंदें थी वो आपको छुई? और वहाँ से गुजरते हुए आपने कोंकण रेलवे देखी या नहीं देखी? या आपने नॉर्थ के चर्च देख लिए हों और साउथ के टेंपल नहीं देखे, तो भी गोवा अधूरा है. गोवा सिर्फ बीचेस पे नहीं है. गोवा सिर्फ बीचेस पे नहीं है. गोवा उससे भी सुंदर बाकी जगह पर है जहाँ बीच नहीं है. आप गोवा का जो कुजिन है आप खा के देखिए. गोवा के जो ट्रेडिशनल डांसेस हैं, जो आर्ट्स हैं, वो देखिए. और अगर आप लोगों में से कोई अमेजन नहीं जा पाए, इज़ देयर एनीवन फ्रॉम त्रिपुरा? इज़ देयर एनीवन फ्रॉम त्रिपुरा? अगर आप त्रिपुरा जाएं तो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप छबीमुरा जाके आइए. ए प्लेस नेम्ड छबीमुरा, वहाँ जाके आइए. छबीमुरा आप नोट कीजिए. जब आप वहाँ बोट ट्रेवलिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि आप या तो अमेजन के जंगल्स में हैं या मलेशिया में हैं. कोई नहीं जाता वहाँ, बहुत कम लोग जाते हैं. इसी देश में है. उनाकोटी जाइए, छबीमुरा जाइए, अरुणाचल जाइए. ये भी डेस्टिनेशंस हैं जो लीस्ट ट्रेवल डेस्टिनेशन है. कभी आपको लगे कि साहब आपको अब थोड़ा सा एडवेंचर करना है तो रोहतासगढ़ फोर्ट जाइए. एनीवन फ्रॉम बिहार, रोहतास डिस्ट्रिक्ट? कितने लोगों ने रोहतासगढ़ फोर्ट देखा है? जो रोहतास के रहने वाले इनमें से कितने लोगों ने रोहतास फोर्ट देखा है? देखिए, 2 लोग 10 में से. ये तो वो लोग हैं जो बहुत जागरूक हैं. जाके देखिए. तो ये जो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आप ट्रेवल कीजिए. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. हेलो. लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण, बस लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि वही लोकतंत्र है. तो आज के समय में क्यों ना मीडिया आम जनता की आवाज़ बन के वही जो प्रॉब्लम्स जो हम सब फेस कर रहे हैं वो आगे ढकले, ना बल्कि जो मसालेदार चीज़ें जैसे उनसे उन्हें पैसा मिलता है वो ना दिखा के जो द रियलिटी ऑफ टुडे सोसाइटी वो शो करे.
वो आज की मीडिया क्यों नहीं कर रही। और सेकंड थिंग, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और जैसा मैंने फेस किया था 11th में कि व्हेन आई डिसाइडेड इन माय 8th कि मेरे को साइंस स्ट्रीम लेना है एंड आई एंटर्ड 11th, मैंने बहुत कॉलेजेस देखे बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई कॉलेजेस, क्योंकि आई न्यू कि कॉलेजेस में मेरे को वो एजुकेशन नहीं मिलने वाला फॉर द एग्ज़ाम आई एम गोना ऑप्ट फॉर, जिसमें जो वन ऑफ द एग्ज़ाम्स है जो वर्ल्ड में टॉप 10 में आते हैं, टॉप 3 में आते हैं, दैट्स जेई एडवांस। तो वो कॉलेज, वो एजुकेशन मेरे को कॉलेज में नहीं मिलने वाला, तो इट्स ओनली आई एम गोइंग टू गेट इन कोचिंग क्लासेस, सो आई विल ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर कोचिंग क्लासेस। तो कैन यू शेयर सम लाइट ऑन दिस? दो, मुझे जो बहुत थोड़ी सी मराठी आती है वो सिर्फ इसलिए आती है कि जब हम रोड ट्रेवल्स करते हैं तो लिखा हुआ क्या मोड आहे, वाहन सावकाश चालोए, कि आगे खतरनाक मोड़ है, तो वाहन आप धीरे चलाएं। सो जो आपने बात कही, जो प्रॉब्लम है उसी में उसका सॉल्यूशन है। मीडिया में जब अच्छे दैट इज इंस्टीट्यूट्स, ये कोचिंग्स हैं, इनका पढ़ा हुआ आदमी जब आगे निकलेगा और जब अपने खर्चे को कैलकुलेट करेगा कि आई स्पेंट मोर देन 15 to 20 lakh in my coachings then in admissions and then total expenditure अगर 1 करोड़ आता है, from where he recover all this money? Our pocket, हमारी जेब से निकालेगा। 1 करोड़ लगा है तो सोसाइटी को ये इंस्टीट्यूट क्या दे रहे हैं? ए बिजनेस डॉक्टर। हमारे भारत में पहले, इस देश में, आप सुनिए प्लीज लिसन मी, देयर वर 2 pious प्रोफेशन, वन इज एजुकेशन, अदर वन इज हेल्थ, एंड दे वर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आज जो सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है वो हेल्थ और एजुकेशन पे लग रहा है। सो इन माई ओपिनियन कोचिंग इंस्टीट्यूट होने ही नहीं चाहिए। फर्स्ट थिंग, नेचुरल टैलेंट आना चाहिए जिन बच्चों का आए करे। इन माई ओपिनियन, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, नो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होने चाहिए। हम बीए क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर डूइंग अवर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेट्रिकुलेशन टू अपीयर इन सच कॉम्पिटिशंस? इट मीन्स either our syllabus is not fit for competitions or competitions are on based of coaching institutes syllabus. अगर ये सीन बदल जाता है तो देवाग्र, your reply will be there. Next. All over India, और आपने इतना diversity देखा है इस country को, तो आपका क्या राय है उस बात पे? देखिए, in one sentence, I never seen a person whose name is India in entire India. मैं कहीं भी गया, मैंने भारत कुमार देखा, भारतेंद्र कुमार देखा, भरत कुमार देखा, भारत देखा, कहीं आई नेवर सीन ए इंडिया कुमार, इंडिया नगरम, नेवर, कहीं नहीं देखा मैं। सो डिबेट इज, कोई मतलब नहीं डिबेट का। कोई सा भी शब्द हो, पब्लिक पीपुल जिसको ज़्यादा पसंद करेगी वही रहेगा। इन चीज़ों पे डिबेट का कोई मतलब नहीं। सो करते हैं, करने दो, ये भी एक सब्जेक्ट है। काफ़ी सारी क्वेरीज निकलेगी, कैसे नाम पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। कोई सा भी इन आवर ह्यूमन लाइफ, एवरी डिबेट हैज ए रिजल्ट। चाहे किसी समस्या का समाधान हो या कोई नई जानकारी मिलना। कल को इस पे भी पीएचडी हो जाएगी कि इंडिया ठीक है, या तो कुछ लोग हमारे में से पीएचडी ले लेंगे, कुछ लोग टीवी एंकर्स के सामने 1.5-2 घंटे अपना नॉलेज कर देंगे, ये कर देंगे। अब 136 करोड़ लोगों को बिजी रखने के लिए भी कुछ तो करना पड़ेगा। सारी चीज़ ऐसी ही थोड़ी है कि सारी चीज़ अच्छी हो। एक रिगार्डिंग मीडिया, एक रिगार्डिंग द एजुकेशन थिंग। मीडिया में इट्स एविडेंट इन दिस कंट्री
like how radicalization is going on regarding religious-based topics, regarding things that are not necessary, but topics such as education and other things is always not set as priority. तो इसके ऊपर आप क्या एक solution offer करना चाहेंगे कि ये चीज़ चेक हो प्रॉपरली और हमारे देश के हित के लिए डिस्कशंस हो जो हम जैसे नौजवान को प्रोत्साहित करे कि हम लोग इसके ऊपर बातचीत करें और इसका सोल्यूशन ढूंढें. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, आपने अपने स्पीच में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बताया है वो है एक एजुकेशनल स्ट्रेस. ये चीज़ बहुत कम जगह में स्पेसिफाई किया जाता है, लेकिन स्पेशली आपने फोकस किया साइंस के एरिया में. बट आज इस देश में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर फोकस करते हैं. इस अप्रोच के मुताबिक साइंस पर्सन कैन इवन टेक अ आर्ट सब्जेक्ट, आर्ट्स पर्सन कैन इवन टेक अ साइंस सब्जेक्ट. सो इसके ऊपर ये जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, इसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी है? आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अंधेरा हो तो आज की तारीख में अंधेरे के लिए लाइट चाहिए. सीधी सी बात है. तो अभी क्या हुआ कि जो ये रेडिकलाइजेशन बढ़ा है, इट्स ऑल ड्यू टू सोशल मीडिया कहते हैं आप, कनेक्टिविटी अच्छी होना कहते हैं, एक दूसरे तक हमारी चीज़ पहुंचना कहते हैं. ये प्राइमरी स्टेज है किसी भी चीज़ की. तो जब लाइट इन्वेंट हुई थी तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि करंट से आदमी मरेंगे भी क्या. तो जब भी कोई नई चीज़ आती है, तो अभी आप देखें जहाँ भी कहीं ऐसी चीज़ें होती तो सबसे पहले हम सोशल मीडिया बैन कर देते हैं कि भाई ये ऐसी चीज़ें स्प्रेड नहीं हो, कहीं रुक जाएं. कहीं भी जहाँ भी कहीं ऐसी चीज़ें होती करती है. तो जो ये बढ़ा रही है कम का भी यही है. जैसे सांप काटता है ना, किसी को स्नैक बाइटिंग होती है, तो जो इलाज भी उसका स्नैक पॉइजन ही है. तो ये धीरे 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 जब हम लोग, अभी हम वी आर इन प्राइमरी स्टेज ऑफ सोशल मीडिया, जब हम इसके मैच्योर होंगे, जब इसके काफ़ी सारे एक्ट्स आ जाएंगे, काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, तब ये चीज़ें अपने आप सेट होगी. और आज जो हमें लग रहा है, बाद में जो इनके जो प्लस पॉइंट्स हैं और जो इसके प्रॉज हैं, कौन सा, उन पे जब हम विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि किसी भी चीज़ जब अपनी प्राइमरी स्टेज पे होती है तो वो करंट वाली बात रहती ही रहती है. फिर जो तार होंगे ये प्लास्टिक कोटेड होंगे, फिर और होंगे, फिर सोलर एनर्जी आ जाएगी, फिर कोई और एनर्जी आ जाएगी. तो हो सकता है किसी दिन मीडिया में ऐसा हो कि ऐसा कोई मैसेज हम बनाएं और कोई ऐसी टेक्निक आ जाए कि जिसमें ऐसा कोई कंटेंट हो, वो वायरल हो ही नहीं सकता हो. आ जाएगी धीरे 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 धीरे, कोई न कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी. तो वी शुड बी होपफुल, फर्स्ट थिंग. सेकंड, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो हु आर द पॉलिसी मेकर्स? यू एंड मी. जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हमको सजेशन मिल रहे हैं, तो दिस इज अवर बेस टू मेक एन एजुकेशन पॉलिसी फॉर दिस नेशन. जब आप जैसे लोग आएंगे, देन दे विल इंसर्ट देयर इनपुट अबाउट स्ट्रेस एंड ऑल, तो वो भी ठीक होगी. तो कोई सी भी पॉलिसी अपने आप में गलत नहीं होती. जो उसके पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो जैसे एज फार एज अपना अवर कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बना था, हमको ये लगा था कि परफेक्ट है, लेकिन हमने उसमें एक प्रोविजन रखा था अमेंडमेंट्स का. तो चलते आ रहे हैं ना, हो रहे हैं ना. जो परफेक्ट चीज़ थी उसमें भी अमेंडमेंट्स हैं. तो कोई सी भी चीज़ कभी भी ह्यूमन लाइफ में, देयर इज़ नो परफेक्शन इन आवर लाइफ. सो चैलेंजेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. पहले हम गरीबी से जूझ रहे थे, फिर भूख से जूझ रहे थे, अब हम टेक्नोलॉजी से हैं. धीरे 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 अब जो हमारा जो इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो इट रिक्वायर्स नॉट फोन, स्मार्टफोन, नॉट बाइक, कार, नॉट स्टोव, गैस चूल्हाज, नॉट ब्लैक एंड वाइट टीवी, कलर टीवी, बड़ा टीवी, जो भी कुछ है. तो सो धीरे 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 दिस इज, मतलब इंडिकेटर्स जो भी हैं, दे आर नॉट वेरी बैड. सीन इतना भी बुरा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, और चीज़ें इतनी ऑप्टिमम भी नहीं होगी कभी जिनके लिए हम क्लेम कर रहे हैं. ये बीच में बिटवीन द लाइन सारा चलेगा. और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी बनाना इज ए बिग चैलेंज. और ये तो एक देश थोड़ी है भारत, ये तो कंट्री के फॉर्म में है.
300 लैंग्वेजेस, 400 लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, फिर उनके सेक्स, सब सेक्स, कास्ट, सब कास्ट, सबका अपना अपना विजन। कोई कहे नहीं लाल टी शर्ट बहुत बढ़िया होता है, इससे डायरेक्ट सन से एनर्जी मिलती है, कोई कहता नहीं पीला पहनिए, कोई कहे जूते क्यों, चप्पल क्यों नहीं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो ये सारा चलेगा, लेकिन हम सबको ऑप्टिमिस्ट होना है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। एंड वन थिंग विल ऑलवेज रिमेन इन आवर माइंड, दैट challenges forever and solution for some time. So we should fight. Thank you. तो उसी सवाल के फॉलो अप करते हुए मैं आपसे सर 2 इंस्टेंस शेयर करना चाहूँगा। सर जैसे आप प्रशासनिक अधिकारी है सर, मेरा जैसे कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम्स होती है मैंने वो 2 प्लेटफॉर्म पे उठाए। एक सर CP ग्रांट्स प्लेटफॉर्म जो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम है अपने नेशनल गवर्नमेंट का। सर मेरे लोकल एरिया या 200 फीट बाईपास जयपुर पे जो सर अपने बाईपास है उसकी दोनों तरफ सर्विस लेन्स है और दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्टम है उसमें, लेकिन उसकी सिचुएशन ये है कि उसमें पूरा मर्ड और गार्बेज भरा हुआ है और उसके जो कैप्स है वो भी ओपन है। तो इसके लिए, और उसके पास में एक स्कूल भी है गवर्नमेंट का, और अभी 2 महीने पहले कोई पर्सन वहाँ से गुजर रहा था तो उसमें गिरने से उसकी मौत हो गई क्योंकि बारिश का पानी उसमें भरा हुआ था ऊपर तक और उसको पता नहीं वो रोड लेवल पे पूरे ड्रेनेज सिस्टम, रोड एंड ड्रेनेज आर ऑन सेम लेवल। तो मैंने इसके लिए एज अ विजिलेंट सिटीजन एंड लॉ स्टूडेंट मैंने NHAI को कंप्लेन लिखा कि हमारे यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है और पास की में एक स्कूल भी है तो इस रास्ते से रोज़ाना बच्चे गुजरते हैं और ये बहुत एक फिर उनका रिप्लाई आया मेरे पास। मैंने फोटोग्राफ्स एनक्लोज करी जो भी मेरे पास एविडेंस था, उनकी तरफ से मेरे पास रिप्लाई आया, देखिए ये हमने अपना काम कर दिया। जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ थी कि एक उन्होंने रिप्लाई के अंदर JCB की फ़ोटो भेज दी मेरे को, एक ट्रैक्टर की, एक डंपर की। अब उन सब से ये कंक्लूड नहीं हो पा रहा क्या उन्होंने एक्चुअली काम किया ही नहीं किया, और अभी भी ग्राउंड रियलिटी ये है कि काम नहीं हुआ। सेकेंडली सर दूसरा इंस्टेंस, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं अपने घर से मणिपाल कई बार बस से भी जाता हूँ और बस अपनी जयपुर की लोकल बसेस चलती है लो फ्लोर JCTSL जो अथॉरिटी है अपनी। तो उसमें भी सर क्या दिक्कत थी कि जो अपना रूफ पे एक इमरजेंसी एग्जिट होता है तो वो सर क्या वेल्ड शील्ड की शीट से पूरा वेल्ड था। तो उसके लिए मैंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पे कंप्लेंट रजिस्टर कराई। मैंने उनको बताया कि सर अपने मोस्टली जो जयपुर की लो फ्लोर बसेज है उसमें वो शील्ड वेल्ड है और कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, बाय चांस दरवाजे ना खुले, वो मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाए तो ऊपर प्रोविज़न होता है, तो वो भी आपने शील्ड से वेल्ड कर रखा है। और सर उनका जवाब आया कि ये शील्ड ये वेंटिलेशन के लिए इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। और सर इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ है ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है इन केस ऑफ इमरजेंसी पुश द रेड हैंडल डाउन टू ओपन। और सर जो मैंने आपसे NHAI वाली बात की उसका भी ऑन रिकॉर्ड प्रूफ है मेरे पास, उन्होंने जो फोटोग्राफ और जवाब भेजी। तो सर ऐसे जवाबों को क्या करना चाहिए जब सोसाइटी में एक विलिंग एक पर्सन ये सारे कंसर्न रेज करता है, उसको ऐसे जवाब मिलते हैं सर मैंने अपील भी की, इस पोर्टल में अपील का प्रावधान भी है, अपील की मैंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को भी बताया, उन्होंने सिंपल अपील में जवाब आया रिजेक्टेड। मैंने कंसर्न अथॉरिटी अपने लोकल JDA नगर निगम उनको भी कहा कि हमारा क्षेत्र अधिकार नहीं है, हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, दूसरा डिपार्टमेंट। सर हम कहाँ जाए सर? ट्रूली ए यंग पार्लियामेंटेरियन जो आपके लड़ने का जज्बा है, आप बैठिए आराम से बैठिए, और जो आपने ये प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई की और उनकी टेक्निकलिटीज़ पे आप गए, इट मीन्स आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है आप सबके लिए। पहले इनकी जो प्रॉब्लम है उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जो पहले इन्होंने जो 2 इशू उठाए कि साहब, एक तो NHAI ने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो रोड्स बनाई उसका जो सिस्टम है पानी का वो ठीक नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, इन्होंने जो ये लो फ्लोर बसें चल रही है इनकी जो इमरजेंसी एग्जिट का उठाया, दे आर मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बहुत अच्छा किया। आप लोग भी जब कोई अपनी समस्याएं उठाएं, व्हेन यू रेज सम प्रॉब्लम्स, देन यू हैव इक्विप्ड विथ ऑल फैक्ट्स। जो इन्होंने फैक्ट्स उठाए ये आगे तक गए और गए।
आपने जो लड़ाई शुरू की है ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे अभी इन दोनों की टेक्निकलिटीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आशुतोष जी को आप ये दोनों दीजिएगा जो आपने किया है। फर्स्ट मतलब मैं इसको स्टडी करूँगा, देखूँगा कि साहब इसमें प्रोविजंस क्या था जब इनका प्रिक्योरमेंट किया गया था, क्योंकि इतनी सारी बसें हैं, इनको खरीदी गई थी, कब खरीदी गई थी, क्या इनमें ये प्रोविज़न था नहीं था, क्या नहीं था। उसके बाद में आपको जो भी राइट जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम इनको एड्रेस करेंगे, वहाँ पे इन दोनों चीज़ों को रखवाएंगे, NHA वाले को भी रखवाएंगे, इसको भी रखवाएंगे। लेकिन एज ए रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट कि आपने जिस तरह से इसमें डेप्थ में जाके किया। और मैं आपको कहूँगा मंजिल मिले न मिले लेकिन कारवां चलते रहना चाहिए। हो सकता है कि अभी आपने 2 समस्याएं उठाई है और इन दोनों में आपको जो रिप्लाई मिली वो वैसी नहीं है जैसी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये हमारी शुरुआत है। जब आप यू आर स्टूडेंट, जब आप पॉलिसी मेकर की कैटेगरी में आएंगे एक दिन, ऐसा मेरा मानना है, चाहे आप कोई सिविल सर्वेंट के रूप में आएँ, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आएँ, चाहे एक एक्टिविस्ट के रूप में आएँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो छोटे छोटे चेंजेस हम देख रहे हैं, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, जो भी ये चीज़ें हैं, ये आपके जैसे ही किसी आदमी की शुरुआत थी और उसे ये पता नहीं था कि किसी दिन जो वो शुरुआत कर रहा है, हो सकता है कि आपने जो इन लो फ्लोर बसों के लिए कहा है ये बहुत जल्दी इस राजस्थान के बेड़े से विदा हो जाए और जो नया जो प्रोक्योरमेंट आए उसमें वो सारे प्रोविज़न हो जो इमरजेंसी एग्ज़िट के या जो भी कुछ हो वो सारे के सारे हों। और हो सकता है कि NHAI को जो आपको रिप्लाई दी उस पर वापस उनको रीथिंक करना पड़े और एक दिन आपको लगे कि आपने जो मुद्दा उठाया था वो किसी मुकाम पे पहुंचा है। और देखिए, पहली चीज़ आप सभी को मैं बता रहा हूँ, जो मेरा मोटो है कि वी आर बॉर्न टू लूज़, हम हारने के लिए ही बने हैं, इसीलिए हमें इंसान बनाया है। अगर हम जीतने के लिए बनते तो हम शायद जानवर होते। उनमें तय हो जाता है कि साहब एक बड़ा जो टाइगर होता है वो 4 को मार के हो जाता है, फिर दूसरा उसको मार के उसके मार के, तो जीत वहाँ होती है। हमारी लाइफ में तो फ्लक्चुएशंस रहता है। आपने कभी सुना क्या भारत लास्ट टाइम कब जीता था? हिस्टोरिकल अगर आप जानते हैं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ हम कभी जीते ही नहीं हैं अभी तक। 1192 में पृथ्वीराज तराइन पे हारा था, उसके बाद हम पानीपत में, खानवा में, हल्दी घाटी में अंग्रेज़ों के खिलाफ, मराठास थे, सिख थे, जाट थे, हम हारे ही हारे हैं। फाइनली हम जीते 1947 में जब हम आज़ाद हुए। और उसके बाद भी जो हमारी डेमोक्रेटिक पार्टियां बनी उनमें कभी कोई एक जीत रही है, कभी कोई हार रही है, जीता हुआ कोई परमानेंट नहीं है। तो जो डेमोक्रेसी की या जो ह्यूमन लाइफ की जो खास बात है वो हारना है चिराग। हम हारने के कारण से ही हम लोग जिंदा हैं। आप देखिए हिस्ट्री में जो जीत गए वो कहाँ हैं? वो तराइन जीते थे या जो पानी या जो थे वो कहाँ है आज? कहीं है उनका मेंशन? जो हारे हैं वो जिंदा है। तो इसका मतलब हार ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय जीत के, पहली चीज। तो जो पार्लियामेंटेरियन इस मोटो को अपने यहाँ अंदर रखता है वो बहुत आगे जाता है। द बिगेस्ट फेलियर ऑफ आवर डेमोक्रेसी इज कि नो वन इज रेडी टू एक्सेप्ट हिज लॉस, हिज डिफीट। तैयार ही नहीं है। 10 साल रह गए तो जीतना है, 15 साल रह गए जीतना है। इसके लिए चाहे ही इज रेडी टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए तैयार है। एनी टाइप ऑफ अपलीजमेंट, एनी टाइप ऑफ अनाउंसमेंट, ही इज ऑलवेज रेडी टू डू। मैं ये कर दूं, मैं वापस आना चाहिए। बस यही उसकी डिफीट है। जो इन चीजों को छोड़ के ऊपर बढ़ा है, जो इन सारी चीजों को छोड़ करके जिसने ये मान लिया कि साहब एक दिन मैं हारूंगा, तो वो डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी चीज है। अपनी हार को निश्चित रखते हुए जो लोग अपने सिद्धांतों को ऊपर रखते हैं, जीत उन्हीं की होती है। और जो अपनी जीत को तय करने के लिए अपने सिद्धांतों को नीचे रख देते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो वी विल सर्वाइव फॉर एवर
ड्यू टू आवर प्रिंसिपल्स, नॉट ड्यू टू आवर विक्ट्रीज। सो हमें हमारी असफलताओं से सबसे बड़ी सफलता यही मिली है कि हम हार कर भी जिंदा रहेंगे, हम हमारे सिद्धांत उठाते रहेंगे। तो चिराग, आपकी ये हार नहीं है, आने वाले टाइम में ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत का रास्ता प्रशस्त करेगी। हो सकता है कि आप 2 चीज़ें जीत जाते, पहले में आपको सफलता मिल जाती, तो हो सकता है आप इतने मेच्योर नहीं होते, लेकिन अब धीरे 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 देयर आर सो मेनी इश्यूज अराउंड यू, गार्बेज इश्यूज, क्लीननेस इश्यूज, करप्शन इश्यूज, डेवलपमेंट इश्यूज, जो भी ये जितना भी जो सिस्टम है। थैंक यू। 10:30 इज देयर। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, प्लीज प्लीज। सर सीनियर सेकेंडरी उसको रोकने के लिए सर सरकार कोई लॉ के जरिए प्रावधान क्यों नहीं करती? और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो बच्चों के लिए छूट दी गई है कोई भी कोर्स लेने की, और जो कई सारे प्रावधान किए, क्या वो काफ़ी है इस कोचिंग क्रेज को कम करने के लिए? क्या क्या नाम बताया आपने? योर गुड नेम? मोहित फौजदार। मोहित, अब आप देखिए कि हु इज गवर्नमेंट, सरकार कौन है? यू योरसेल्फ इज गवर्नमेंट। पार्टियों के मैनिफेस्टो बन रहे हैं, सारी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो जारी करेगी। इलेक्शन इज कमिंग, टाइम टू मेक ए प्रेशर ऑन देम, प्रेशर्स जो आप चाहते हैं बनाइए कि उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा बने कि साहब ये जो चीज कर रहे हैं इसमें द स्टूडेंट ओपिनियन इज दिस, कि साहब ये नहीं होना चाहिए। वी आर द स्टेक होल्डर ऑफ दैट एजुकेशन पॉलिसी एंड वी आर टोटली इग्नोर्ड। सो इट विल नॉट हैपन अगेन एंड अगेन। अगर आपको ये करना है तो आपको ये डालना होगा, नहीं डालेंगे तो जो डेमोक्रेसी की कंडीशंस है रहेंगे, जिनका मैं सॉरी चाहूंगा, मैं उनसे जवाब नहीं दे सका है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्लीज। I'm Vanshika and I'm from Meghalaya. Since we were talking about education, my question would be, in the budget report released in 2023, we see a drop in the budget allotted for Ministry for Minority Affairs for 38%, especially in education and livelihood training sector that is for minorities of the nation. What are your views on it, and do you think it is solely an economic decision? नेक्स्ट। सर मैं अपनी घर दोनों में मामूली सी भिड़ंत हुई थी। अब वो उधर से उतर करके उनने लोहे के सरिये लेकर के आ गए 12-13 जने, और एक ड्राइवर को खींच के और लड़ने लग गए। अब मैं भी एक विधि का छात्र हूँ, तो मैंने पीछे बैठा था, बस मैं अपने रात के 2 बजे ऊनो खेल रहा था बच्चों के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ। अब सर हुआ ये कि मैंने जैसे ही देखा तो मैंने फ़ोन मिलाया NHAI पुलिस को। उन्होंने कहा कि ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, आप ये नंबर ले लीजिए। ऐसे करते करते 5-6 नंबर दिए। 6ठे आदमी को जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप उतर करके ज़रा मेरे से इनकी बात कराइए, क्योंकि आप इसको आपस में निपटा लो या फिर मेरी बात करा दो, क्योंकि हम आएंगे तो वाहन जब्त होंगे दोनों के। ऐसे धमका धमकू के सर उन्होंने मैं उतरा, मेरे साथ 3-4 जने गए, तो वो कह रहे हैं आपने पुलिस को क्यों बुला लिया, हम सुलटा रहे थे और यूँ। तो सर ऐसे में हम कैसे इन मामलों की, और जो ये समय जो इतना चला जाता है 5-6 लोगों में, इस माहौल में सर उसमें कुछ भी हो सकता है सर, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है, मारपीट हो सकती है, तो इसको कैसे अवॉइड करें सर, ये सवाल है। और From Shillong. So my question is regarding the educational stress. A lot of youth today is suffering from a lot of mental problems, and mental problems like anxiety and a lot of things. They had a lot of stress, and as per the study, every day there are 35 students who commit suicide. So, sir, my question to you is, what provision or solution will be there to reduce the mental problem of the youth? My name is Sujal Bhardwaj, and what I want to ask you one question is that as a bureaucrat, what do you think, how can we stop all these suicide cases which are happening in Kota? In the past month I have heard that Kota DM, he has installed in hostel rooms, he has installed anti suicide system, which is basically that he installed a spring in the ceiling fan mechanism, so that if anyone tries to attempt suicide, so that he or she can they can't kill himself. So what do you think, how can we stop all these suicide cases?
ये मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। सर मैंने कुछ समय से नोट कर रहा हूँ, जब से इलेक्शन का टाइम नज़दीक आ रहा है, कि वर्तमान राज्य सरकार प्रशासन को अपनी बी पार्टी बनाने का कार्य कर रही है। वर्तमान में जितने भी इनके कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे विजन 2030 चल रहा हो, चाहे मोबाइल स्कीम चल रही हो, उसके अंदर प्रशासन को सक्रिय रूप से भूमिका निभाने का कार्य किया जा रहा है और आम जनता की समस्या उसमें नज़रअंदाज की जा रही है। तो मैं इस पर आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या इस पर राय है? City Noida. My question is, sir, the next revolution is artificial intelligence. So I want to know how the artificial intelligence is going to affect the media landscape. I mean, because we can see a lot of robots which are taking place, Chat GPT. So how credible it's going to work in the content space? So I just want to know about it. Thank you. सर मैं भी सर भारतीय प्रशासनिक सेवा में सर आने की सर रुचि रखता हूँ सर, इसके लिए तैयारी करता हूँ सर। तो सर मैं ये चाहता हूँ, जैसे आपने मुझे अभी बताया, अभी आपने सबको बताया कि कोचिंग ट्रेंड को छोड़कर सर ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है सर, इसकी तैयारी, इसमें रणनीति कैसी बनाई जाए सर। और सर भारतीय प्रशासनिक सेवा को सर क्रैक करने के लिए सर आप कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स सर बता सकें तो सर। हेलो सर, आउटलेट्स कानपुर इज बोला जा रहा है कि कानपुर को एक स्मार्ट सिटी बना दिया है, बट आई हैव लिव्ड देयर एंड आई नो दैट इट्स नॉट लाइक दैट. सो आई वांटेड टू आस्क योर ओपिनियन अबाउट दिस. I also wanted to ask about alcoholism and addiction in India, and how we can, the condition of de-addiction centers and how they can be improved, because they are in a very bad condition, and I don't think getting admitted in such de-addiction centers will really help anyone's addiction to alcohol or drugs or any other addictive substance. I also want to talk about bullying in schools, and which is promoted even by teachers, and schools in which inclusivity is not taught. Exclusivity is मतलब students excluded feel करते हैं अपने caste की वजह से, अपने looks की वजह से, and teachers also support it. Teachers don't go against it, or they also support मतलब inequality. So I believe that schools should be equal for everyone, and everyone should be treated with equity, and no regardless of their looks, caste, gender and whatever. गुड मॉर्निंग सर, को सपोर्ट किया कि उसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है। तो मेरे को ये पूछना था कि आप पर एज अ पेरेंट प्रेशर नहीं था कि आपके कलीग्स का, आपके रिलेटिव्स का, आपके फ्रेंड्स का? तो क्वेश्चन इज कि व्हाट मेड यू स्ट्रॉन्ग एज अ पेरेंट कि आप अपने चाइल्ड को इतना सपोर्ट कर पाए? चौथा, आप स्ट्रेस से कैसे बचें। एक था कि बजट जो एलोकेशंस हैं माइनॉरिटीज़ के लिए और के लिए, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या हो क्या नहीं हो। सो फ्रॉम आई स्टार्ट द रिप्लाई फर्स्ट फ्रॉम स्ट्रेस. सो हाउ कैन वी स्टॉप द स्ट्रेस इन आवर यंगर जनरेशन, स्पेशली who are trying for IIT and medicals. So I think I am successful to convey my message to you people. Firstly, कि मैंने जो आज चाह रहा था, मैंने आपके दिमाग में वो सारी चीज़ मैंने डाल दी है. So now you are the part of the policy makers. Elections आएंगे और आएंगे, अपनी तरफ से देखिए, there is a cell of every political party that is called manifesto cell. ऑनलाइन एक्सेस है, तो आप सभी लोग स्ट्रेस से रिलेटेड जो सजेशंस देना चाहते हैं वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों की उस सेल तक आप कन्वे करें, थ्रू ईमेल्स, थ्रू मैसेजेस, थ्रू सोशल मीडियाज, कि साहब वी विल सपोर्ट यू इफ़ यू मेक द प्रोविजंस इन योर एजुकेशन पॉलिसी और रेगुलाइजेशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और जो भी कुछ है। तो ये जो एक कैंपेन है, दैट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम योर साइड. यू हैव टू कन्विंस द पॉलिटिकल पार्टीज, द पॉलिटिकल लीडर्स, कि आपको यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज वी विल नॉट इलेक्ट यू. फर्स्ट. सेकेंड, कोटा वाला इन्होंने किस्सा बताया कि वो इस तरह के सीलिंग फैन ईजाद कर रहे हैं कि जिससे वो फांसी नहीं खा सके. मान लीजिए वो जहर खा जाएगा, तो क्या कोई इस तरह का जहर ईजाद करेंगे कि जिससे आदमी मरेगा नहीं? सो दिस इज
क्या कहें मैं इनको, ये वन शॉट ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन दिस इज़ नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। हम मलेरिया की दवाई क्यों बनाएं, हम मच्छर को ही ख़त्म कर दें ना। सो हम ऐसे सीलिंग फैन ही क्यों लगाएं, हम इस बीमारी को ही ख़त्म कर दें कि काहे को तो बंदा कोटा आए और काहे को वो सीलिंग फैन लगाए और जब भी उसकी ओर देखे तो उसको ये सोचना पड़ेगा इस पे वो लटकेगा तो मरेगा नहीं। वाई शुड, ये हम क्यों करें। सो इस तरह का उसमें देयर शुड बी ए प्रोविजन इन आवर एजुकेशन पॉलिसी कि दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन मेडिकल एंड इन इंजीनियरिंग कोर्सेज, they have some separate courses, they have some separate facilities. There should be a gap either after 10th or after 12th. उनको एक टाइम दिया जाना चाहिए कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th 1 year इज मस्ट। सो इस टाइम पे कोई कोचिंग करेगा तो कर सकता है। अभी बच्चा क्या कर रहा है, 11th में जा रहा है और पढ़ाई हो रही नहीं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में टाइम पे जा रहा है। आप 1 साल दे दीजिए, मिनिमम एज है उसको बढ़ा दीजिए। सिंपल एक करना है कि मिनिमम एज ऑफ अपीयरिंग इन एनी मेडिकल और इंजीनियरिंग टेस्ट विल बी 24, 23, 22 हो जाएगा। क्या करेगा बच्चा, 16 साल का बच्चा 18 साल का बच्चे को 2 साल टाइम मिलेगा तो पहले अपनी 11th एंजॉय करेगा, 12th एंजॉय करेगा, तब कंपटीशन के लिए जाएगा और उसी का उसका पार्ट बना दीजिए। व्हाट इज MBBS? It's also a bachelor degree in medical, none other. What is BTech? Bachelor degree of technology. What is BA? Bachelor of Arts. तो क्या BA करने के लिए आदमी 2 साल बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। So ये जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस के लिए हमको आर्टिफिशियल मेजर्स पे नहीं जाना है। And one of my friend was talking about artificial intelligence. It's a big thing. ये गेम चेंजर होने वाला है। अब वही बात है, एक बहुत छोटा सा हिंदी का शब्द है, संस्कृत का शब्द है विवेक। अगर AI विवेक के साथ काम करेगी बस तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज उसके जो हैजार्ड्स हैं वी विल रेडी टू फेस देम। लास्ट जो इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर नहीं था क्या बच्चे के लिए। माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत कॉमन स्टूडेंट था, एवरेज स्टूडेंट। हमारे टाइम में हम 9th में सब्जेक्ट ऑप्ट करते थे एंड आई ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स। सो इन 9th, 10th, 11th आई हैड science, mathematics, but I enjoyed it lot. मतलब कोई स्ट्रेस नहीं था। मेरे फादर ने मेरे से पूछा नहीं तेरे कितने नंबर आए, क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन फिर जैसे जैसे 10th में मैं आया तो मैं खुद थोड़ा सीरियस हुआ। उस समय हमारे जो टीचर्स हुआ करते थे, सो कोचिंग इंस्टीट्यूट वर नॉट एग्जिस्ट इन दैट टाइम। ट्यूशन्स बहुत कम थी, वो जो क्लास में पढ़ाते थे हम उसको पढ़ते थे, जाते थे। इट वॉज टोटली ए हेल्दी एटमॉस्फेयर इन साइंस एजुकेशन, कोई स्ट्रेस नहीं था। हम भी ह्यूमैनिटीज़ वालों की तरह से शाम को ग्राउंड पे जाते थे, खेलते थे। अब ये जो जितना भी जो ये बढ़ा है कंपटीशन, ऑल ड्यू टू कंपटीशन, ऑल ड्यू टू माइंडसेट्स, ऑल ड्यू टू एम्बिशंस ऑफ पेरेंट्स। सो फर्स्ट पेरेंट्स हैज़ टू थिंक अपॉन दिस मैटर, अदरवाइज आपको स्ट्रेस में आना पड़ेगा। आप सबने मुझे सुना, टाइम दिया और सच ए नाइस सेशन टू इंटरेक्ट विथ यू यंग पीपल। इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हम लोग एक साथ खड़े होकर